क्या माहौल है साहब। अभी कुछ दिन पहले आपके पटना में बहुत दूर दूर तक खबरें आई थी कि एक बाबा आया था और वो बाबा दुनिया का भविष्य बताता है। वो ये बता देता है कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं, वो ये बता देता है कि तुम्हारा कहाँ अफेयर चल रहा है, वो ये बता देता है कि तुम्हारी शादी हो कब जाएगी, तुम्हारी नौकरी कब लग जाएगी, तुम्हारा रोजगार कब चल जाएगा, सब बता देता है। उस आदमी को जेल में डाला जाना चाहिए बालासोर एक्सीडेंट के लिए। उसको पता था, उसने बताया नहीं सकता। आज हमारे बड़े बड़े लीडरान उस बाबा के पैरों में झुके हुए हैं, बड़े बड़े लोग। उसमें बहुत सारे लोग बहुजन हैं, उसमें बहुत सारे लोग दलित हैं, बहुत सारे लोग पिछड़े हैं। मुझे हैरानी है, उसमें बहुत सारे लोग मुसलमान हैं, पसमानदा हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। हमको ये खुलकर पूछना पड़ेगा कि क्या कसूर है प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े का। आपने क्यों इतने समय तक उनको मुकदमेबाजी में फंसा कर रखा? क्या कसूर है प्रोफेसर हनी बाबू का? क्या कसूर है सुधा भारद्वाज का? क्या कसूर है तीस्ता सितलवाड़ का? क्या कसूर है उमर खालिद का? ये बात हमको इसलिए करनी पड़ रही है कि हमारे बीच के लोग ये कहते हैं कि सुधा भारद्वाज के खिलाफ चल रही मुकदमेबाजी में बहुजनों को इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ब्राह्मण कैटेगरी से आती हैं और उनकी लड़ाई ब्राह्मण लड़ लेंगे। वो लोग तीस्ता सितलवाड़ का नाम लेते हैं और मीडिया में वो किनके मुरीद हो गए हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। हमको ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि जब घेर कर शिकार किया जाएगा तो शिकारी कौन होगा, इस पर नजर रखना उसका काम है जिसका शिकार होने वाला है। इस देश को तय करना पड़ेगा, इस देश को तय करना ही पड़ेगा कि ये देश किसी बागेश्वर बाबा, किसी झुमटा बाबा, किसी चिमटा बाबा से चलेगा या बाबा साहब से चलेगा। ये दोनों बाबा एक साथ नहीं चल सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं और मैं सुनने में इतना तल्लीन हो गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा मुझे बोलना भी है। तो बहुत सारी चीज़ें अनिल जी ने बहुत विस्तार से रख दी हैं, उनको दोहराने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन दो तीन चीज़ें कहनी है मुझे और वो कहना ज़रूरी है। सबसे पहले तो कैनरा बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस दारुण माहौल में, इतने डरावने माहौल में, इतने विभत्स माहौल में, इतने शंकालु माहौल में इतने सारे लोगों को बातचीत करने के लिए इकट्ठा किया है। और मुझे खुशी है कि पटना में इतने सारे लोग हैं जो वैचारिक बहस के लिए इतनी भीषण गर्मी में घंटों घंटों बैठे रह सकते हैं। तो मेरा विश्वास बहुत गहरा है कि इस मुल्क से संविधान की व्यवस्था को ख़त्म करने की हैसियत किसी की है नहीं, अगर इतने सारे लोग भी बचे हुए हैं। दूसरी चीज़, हाँ, ये बात सच है कि चौतरफा हमले हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा है। वो अच्छा इसलिए है कि हमारी जांच परख हो रही है, हमको तौला जा रहा है, हमको तराजू में बैठने का मौका मिला है, हमें अपने आप को साबित करने का अवसर मिला है और हम इम्तिहान देने के लिए खड़े किए गए हैं और हमारे पास इम्तिहान से भागने का विकल्प है। तो जब आपको एक ऐसी परीक्षा में छोड़ दिया जाए जिससे बाहर निकलने का विकल्प नहीं है, एक ऐसे तालाब में छोड़ दिया जाए जिसमें आप तैरेंगे नहीं तो डूब जाएंगे, तो या तो आप तैरना सीख जाएंगे और नहीं तो वाकई डूब जाएंगे। तो हम तो तैरना सीख रहे हैं। मैं बहुत नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं नाउम्मीद इसलिए नहीं हूँ कि बहुत लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को बनाने की, और न केवल बनाने की, न केवल आगे ले जाने की, बल्कि इसको बचाने की। और ये कोशिश
बहुत सतत तरीके से हो रही है और ये कोशिश बहुत मामूली हैसियत के लोग कर रहे हैं। ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो नींव के पत्थर हैं, जिनको हम जानते नहीं, जिनको हम पहचानते नहीं, ना ही हम उनको जानना चाहते हैं, ना ही हम उनको पहचानना चाहते हैं, ना ही हम उनको आगे ले जाना चाहते हैं। वो अपने दम पर अपने तरीके से छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। मैं उन सब लोगों को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ इस मंच से कि अगर ये लड़ाई छोटे छोटे खत्तों में भी लड़ी जा रही है, यही वजह है कि आज हम सब लोग इतनी बड़ी बातें, इतनी वैचारिक बातें करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। क्या माहौल है साहब? अभी कुछ दिन पहले आपके पटना में बहुत दूर दूर तक खबरें आई थी कि एक बाबा आया था और वो बाबा दुनिया का भविष्य बताता है। वो ये बता देता है कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं, वो ये बता देता है कि तुम्हारा कहाँ अफेयर चल रहा है, वो ये बता देता है कि तुम्हारी शादी हो कब जाएगी, तुम्हारी नौकरी कब लग जाएगी, तुम्हारा रोजगार कब चल जाएगा, सब बता देता है। उस आदमी को जेल में डाला जाना चाहिए बालासोर एक्सीडेंट के लिए। उसको पता था, उसने बताया नहीं सकता। मुझे उस बाबा पर बात नहीं करनी थी, कभी नहीं करनी थी, लेकिन बात करनी पड़ी है। और वो बात इसलिए करनी पड़ी है कि आज हमारे बड़े बड़े लीडरान उस बाबा के पैरों में झुके हुए हैं। बड़े बड़े लोग, उसमें बहुत सारे लोग बहुजन हैं, उसमें बहुत सारे लोग दलित हैं, बहुत सारे लोग पिछड़े हैं। मुझे हैरानी है, उसमें बहुत सारे लोग मुसलमान हैं, पसमानदा हैं। ये बात इसलिए करनी पड़ रही है कि चुनाव आने वाला है, तो ऐसे बाबाओं की लाइन लग रही है। टेलीविजन चैनल ऐसे बाबाओं को आगे ले जा रहे हैं। मैं आऊँगा जब मीडिया पर बात करूँगा तब कि आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन हम किस दौर में हैं? अभी अभी गुजरात हाई कोर्ट के एक जज ने कहा है कि एक वकील से एक बहस के दौरान, कि आपको पता नहीं है, पहले 15-16 साल की महिलाएं जो हैं वो माँ हो जाती थी। अगर आपको नहीं पता है तो आपको मनुस्मृति पढ़ना चाहिए। हाई कोर्ट के जज ने यह कहा है कि आपको मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। सवाल इस बात का है कि हमको किस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, जुडिशरी के मार्फत, नेताओं के मार्फत, बाबाओं के मार्फत, समाज सेवा के मार्फत, संस्थानों के मार्फत। और ये कोशिश इसलिए हो रही है ताकि कुछ चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, कुछ चीज़ों को बचाने की जो कोशिश हो रही है उन लोगों को डिमोरलाइज किया जा सके। और इस कोशिश में केवल वही लोग नहीं हैं जिनकी बातें हम यहाँ कर रहे हैं। इस कोशिश में केवल वही लोग नहीं हैं जिनको हम सवर्ण कहते हैं या जिनको हम पूंजीपति कहते हैं। वो हमारे बीच उठने बैठने वाले लोग भी हैं, जिसका इशारा अनिल चमड़िया कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। हमको ये खुलकर पूछना पड़ेगा कि क्या कसूर है प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े का? आपने क्यों इतने समय तक उनको मुकदमेबाजी में फंसा कर रखा? क्या कसूर है प्रोफेसर हनी बाबू का? क्या कसूर है सुधा भारद्वाज का? क्या कसूर है तीस्ता सितलवाड़ का? क्या कसूर है उमर खालिद का? क्या कसूर है कफील खान का? ये बात हमको इसलिए करनी पड़ रही है कि हमारे बीच के लोग ये कहते हैं कि सुधा भारद्वाज के खिलाफ चल रही मुकदमेबाजी में बहुजनों को इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ब्राह्मण कैटेगरी से आती हैं और उनकी लड़ाई ब्राह्मण लड़ लेंगे। वो लोग तीस्ता सितलवाड़ का नाम लेते हैं और मीडिया में वो किनके मुरीद हो गए हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। हमको ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि जब घेर कर शिकार किया जाएगा तो शिकारी कौन होगा इस पर नजर रखना उसका काम है जिसका शिकार होने वाला है। शिकारी कभी भी नहीं बताएगा कि वो किस तबके से आता है, वो उसका इरादा क्या है, वो कहाँ पहुँचना चाहता है, वो किस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है और क्यों वो ये कर रहा है। हम सब लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, हम सब लोग बात करना चाहते। आप एक चीज़ जो मेरी समझ में नहीं आती है और वो ये समझ में नहीं आती है कि बहुत सारी बातें यहाँ
रिप्रेजेंटेशन को लेकर, मैं जहां जाता हूं वहां रिप्रेजेंटेशन को लेकर बड़ी बात होती है, और मुझे रिप्रेजेंटेशन वाकई बड़ी अच्छी चीज लगती, होनी चाहिए। लेकिन क्या वैचारिकी की कीमत पर होनी चाहिए? क्या रिप्रेजेंटेशन के आगे हमारी सोच का, हमारी समझ का कोई मतलब नहीं है? या फिर जिन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन के नाम पर हमको ठगा है, जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी करने के नाम पर हमको धोखा दिया है, हमको छला है, इसकी भी बात होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि 2014 में इस देश में लगभग 84 और 47 मिला दीजिए तो 131 लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित श्रेणी की आती हैं। 131, उसमें से 67 सीटें 2014 में भारतीय जनता पार्टी की आई थी, 67। और जब 2019 में चुनाव हुआ तो उनकी सीटें जितनी बढ़ी, 21 सीटें बढ़ी, वो 303 पर पहुंच गए 288 से, और जितनी सीटें बढ़ी उसमें 50% सीटें जो है वो रिजर्व कैटेगरी की थी। मतलब रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने संघ की वैचारिकी को सपोर्ट किया था। 10 सीटें थी, 67 सीटें से रिजर्व सीटें बढ़कर उनकी सीटें बढ़कर हो गई 77। तो आप मुझे बताइए कि क्या हम मान लें कि इस देश में वाकई बहुजनों का राज आ चुका है? क्योंकि सबसे ज्यादा तो है, वो रिप्रेजेंटेशन है उनका, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो क्या हम ये मानने को राजी हैं कि जो लोग हम पर हुकूमत कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से बहुजन वैचारिकी के साथ खड़े हो जाएंगे कि वो उस तबके से आते हैं? क्या इस बात को माने जाने की जरूरत है? ये बात मैं डंके की चोट पर इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग किरण रिजिजू के पक्ष में खड़े हैं। वो कहते हैं कि किरण रिजिजू की समझ वैचारिकी को इसलिए सपोर्ट किया जाना चाहिए जो कानून मंत्री थे, क्योंकि वह आदिवासी कैटेगरी से आते थे। वो लोग कहते हैं कि आज तक को चलाने वाले अरुण पुरी को इसलिए सपोर्ट किया जाना चाहिए और इसलिए वो अच्छे आदमी हैं क्योंकि उन्होंने मुझे नौकरी दी थी और उन्होंने मुझे काम पर रखा था, और कॉर्पोरेट दुनिया बड़ी अच्छी होती है। इतने घाल मेल की राजनीति करने वालों को, इतने घाल मेल की समझ रखने वालों पर शक करिए, उनको देवता मत मानिए। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि यहां देवता कोई नहीं है। इस देश को तय करना पड़ेगा, इस देश को तय करना ही पड़ेगा कि ये देश किसी बागेश्वर बाबा, किसी झुमटा बाबा, किसी चिमटा बाबा से चलेगा या बाबा साहब से चलेगा। ये दोनों बाबा एक साथ नहीं चल सकते। इस देश में अगर बाबा साहब को बचाना है तो इस देश में बागेश्वर बाबा जैसे तमाम लंपटों को खत्म करना होगा, उनको वैचारिकी के आंदोलन से बाहर करना होगा, उनके मजमे बंद होने चाहिए। ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों की जगह जेल है, कोई मंच नहीं है। अभी अभी नई संसद का उद्घाटन हुआ, वहां अंदर पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे, हमारे सांसद नहीं थे, चुने हुए नुमाइंदे नहीं थे। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमारे थे, उनके थे, दलित थे, बहुजन थे, सवर्ण थे। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप अपने ही चुने हुए लोगों को ले जाते, आप जिनकी राजनीति करते हैं उनको ले जाते, आप संघ के लोगों को ले जाते, लेकिन संसद किसी झुमटा बाबा, किसी चिमटा बाबा की जगह नहीं है, यज्ञ अनुष्ठान हवन की जगह नहीं है। संसद इस देश के लोगों की तकलीफों पर, इस देश के लोगों की उम्मीदों पर, इस देश के लोगों की आश्वासनों पर बात करने की जगह है, वो पूजा पाठ हवन अनुष्ठान की जगह नहीं हो सकती। और जो लोग ये कहते हैं उनको इस देश की सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। ये कहे जाने की जरूरत है कि हमारे बीच बैठे हुए वो लोग जो ज्यादा खतरनाक है उन लोगों से जो साफ साफ कम से कम कहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, जो साफ साफ कम से कम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो साफ साफ कम से कम कहते हैं कि हम इस मुल्क को एक तबके का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो साफ साफ कहना चाहते हैं कि हम एक भाषा, एक बोली, एक कपड़े, एक पहनावे, एक पहचान का देश बनाना चाहते हैं, वो लोग कम खतरनाक हैं उनके बनिस्बत जो हमारे बीच उठते बैठते हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं, जो हमारी तरह लिखते पढ़ते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, जो हमारी तरह बोलते हैं और हमारी पीठ में छुरा भोंकते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर अपने बीच से अलग किए जाने की जरूरत है। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, और यह खतरनाक कितना है, ये सोचिए कि एक राजदंड लाया गया, उसको राजदंड कहा जा रहा है सिंगोल को। राजदंड मतलब राजा दंड देगा, मतलब वो राजदंड इस देश में लोकतंत्र के खात्मे की घोषणा है। वो राजदंड बताता है कि इस देश में लोकतंत्र उन लोगों के लिए खत्म हो गया है जिन्होंने राजदंड की व्यवस्था को कायम करने की फिर से शुरुआत की है, और हमको इस पर बोलना चाहिए। आज जब मैं होटल में था
और होटल वाले ने एक अखबार दिया पढ़ने के लिए, और मुझे हैरानी हुई कि सारे मुद्दे खत्म हो जाने के बाद दैनिक जागरण ने सिंबल पर संपादकीय लिखा है, और ये लिखा है कि कैसे ये वैज्ञानिक है, कैसे ये राष्ट्रीय समझ से जुड़ा हुआ है, कैसे ये राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ है, और कैसे ये राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व और हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और वो ये कहना चाहता हूं कि इसी अखबार में एक खबर छपी है कि सभी को नहीं दी जाए सामाजिक सुरक्षा। इस देश के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। उनको बड़ी तकलीफ है, उनको सामाजिक सुरक्षा नाम की चिड़िया से बड़ी दिक्कत है, उनको वेलफेयर स्कीम से दिक्कत है। सामाजिक सुरक्षा क्या है? सामाजिक सुरक्षा है कि सस्ते में पढ़ाई हमारा अधिकार है, सस्ते में दवाई हमारा अधिकार है, सस्ते में परिवहन ट्रेवल हमारा अधिकार है, सस्ते में फॉर्म भरना हमारा अधिकार है। ये लोग कहते नहीं, ये आपका अधिकार नहीं है, इससे देश खराब होता है, आप लोग खराब लोग हो, और आप खराब लोग ही नहीं हो, आप खतरनाक लोग हो। तो मैंने जरा पता लगाने की कोशिश की, और ये कौन कह रहा है? वीएल नागेश्वरन। और इसी खबर में मुझे बड़ी मजेदार बात लगी, राष्ट्रवाद पर जो आदमी भाषण दे रहा है, इसी खबर में लिखा हुआ है, आप समझिए कि हम किस साजिश से जूझ रहे हैं, और वो साजिश कितने मोर्चों पर है, और हमको कितना होशियार रहने की जरूरत है। मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कह रहा हूं, ये 3 लाइन लिखी हुई है, ये 3 लाइन मैं पढ़ देता हूं। बेटा बोला, अमेरिका में भारतीय होना गर्व का विषय। बहुत बढ़िया। अगर भारत का कोई आदमी कह रहा है कि अमेरिका में उसको ऐसा महसूस हो रहा है, खुशी की बात है। लेकिन आर्थिक मापदंडों में हुए सुधारों ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, मेरा बेटा सिंगापुर में पैदा हुआ, वो भारत में पैदा ही नहीं हुआ है, और सुनिए, फिलहाल अमेरिका में पढ़ रहा है, उसको भारत से वो आया ही नहीं है। भारत वो छुट्टी मनाने आता है साल 6 महीने के लिए, जैसे जर्मन, जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं, वैसे इस देश के इकोनॉमिक एडवाइजर का बेटा साल में शायद 2-4 साल में कभी कभार छुट्टी मनाने आता है, और उसका पिता इस देश का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो जाता है। वो कहता है अमेरिका में भारत का, मेरे भाई पढ़ा लो, पटना यूनिवर्सिटी में स्वागत है, 2-4 सीटें छोड़ देंगे तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे बेटे के लिए, अकेले पढ़ ले एक बेंच पर पूरा बैठ के। नहीं, जिनका इस देश के किसी सिस्टम में भरोसा नहीं है, जिनका इस देश के मुस्तकबिल में भरोसा नहीं है, जिनका इस देश की लोगों में भरोसा नहीं है, जिनका इस देश के संविधान में भरोसा नहीं है, वो लोग हमको बताते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, वो लोग हमको बताते हैं कि देश प्रेम क्या है, वो लोग हमको बताते हैं कि इस देश को कैसे चलना चाहिए, और वो लोग हमको बताते हैं कि इस देश को कहां पहुंचना चाहिए। ऐसे लोग इस देश के लिए नासूर हैं, ऐसे लोगों को कुर्सियों से हटाया जाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाना चाहिए, ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। हमको, आपको, हमारी आने वाली नस्लों को ये बर्बाद कर दे। मैंने जरा इनका पता ठिकाना लगाया, ये हुजूर क्या किया करते थे। पता चला हमारे प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री ने इनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाने से पहले इनका बायोडाटा देखा होगा। ये जूलियस बेयर बैंक स्विट्जरलैंड में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे, वो इन्वेस्टमेंट कराते थे घर बेच के। उसके पहले वो क्रेडिट स्विस बैंक में थे, वो भी स्विट्जरलैंड में। उसके पहले वो यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में थे, वो भी स्विट्जरलैंड में। उसके पहले वो सिंगापुर में थे, और उसके पहले आईआईएम में थे, जिसने कभी रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया, कभी रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया, कभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को नहीं तवज्जो दी। लेकिन मुझे लगा कि यार, अच्छा, मैसाचुसेट्स में इन्होंने पढ़ाई की, पीएचडी की उन्होंने, फिर लगा नहीं यार, ये आदमी कुछ तो होगा, कहीं से तो निकला होगा। तो बाद में पता चला कि इन्होंने 10वीं और 12वीं जो है वो रेलवे मिक्स्ड हाई स्कूल मदुरई से की, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद इनको चस्का लगा कैपिटलिज्म का, फिर वो आईआईएम गए, और उसके बाद इन्होंने कह दिया कि इस देश के सारी वेलफेयर स्कीम्स को खत्म कर दिया जाना चाहिए। आप सस्ती बिजली जो दे रहे हो, ये लोग देश के लिए बड़े खतरनाक हैं। आप जो सस्ता अनाज मांगते हैं, ये लोग इस देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। जो सस्ती पढ़ाई की मांग करते हैं, ये लोग आप क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप क्यों खत्म करना चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम?
करना चाहते हैं क्या कर दिया, और इनके अभी वाले के पहले वाले प्रतापी पूर्वज ने किया था। आप इसलिए खत्म करना चाहते हैं, इसलिए नहीं खत्म करना चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को, और इसलिए आपने नहीं किया है कि देश के खजाने पर कोई बोझ पड़ रहा था, इसलिए नहीं किया है कि इससे आपको कोई दिक्कत हो रही थी, इसलिए किया है कि आपको पता था कि इस देश में सरकारी नौकरियों पर निर्भर इस देश का दलित है, इस देश का पिछड़ा है, इस देश का आदिवासी है, इस देश का पसमानदा है। आप नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग जब रिटायर हो तो अपने बच्चे को पढ़ा सके, नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग एक सम्मानजनक जिंदगी जिए, इसलिए आपने पिछले दरवाजे से पहले प्राइवेटाइजेशन को लागू किया और उसके बाद पेंशन को खत्म कर दिया। हम आपके इरादों को समझते हैं, हम जानते हैं कि आप हमको कहां ले जाना चाहते हो। आप अनिल जी ने अभी की प्राइवेट एजुकेशन की बात कि आप क्यों प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन केवल महंगी की बात नहीं है, केवल महंगाई का यह मुद्दा नहीं है। बात है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई स्कीम लेकर आए हो, अगर आप सोचो कि 1991 में इस देश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। देखते ही देखते इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ग्रोथ 453 से ज्यादा, आज स्टेट यूनिवर्सिटी से ज्यादा इस देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इस देश में जातीय जनगणना के साथ ही एक गिनती इस बात की भी होनी चाहिए कि इस देश के प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ते कौन है। इस बात की गिनती होनी चाहिए कि वहां रिजर्वेशन फॉलो नहीं करते हो तो वहां भी कराओ, ये पता तो चले कि वहां कौन लोग पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें गिनती से रिलेटेड हैं। आप क्यों नहीं कराना चाहते हो जातीय जनगणना? आप इस देश में पेड़ गिनते हो, आप इस देश में भेड़ बकरी गिनते हो, आप इस देश में गाय गिनते हो, आप इस देश में भैंसे गिनते हो। आपको इंसानों की गिनती से इसलिए डर लगता है कि जिस दिन इंसान की गिनती की चोरी पकड़ी जाएगी, इस देश की हुकूमतों की बेईमानी पकड़ी जाएगी, और जिस दिन ये बेईमानी पकड़ी जाएगी इस देश के लोग इस देश के तख्त को पलट देंगे। और आप चाहते हो कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए, आप चाहते हो कि इस पर कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए, और आप इसलिए चाहते हो कि आप वाकई में इस देश से संविधान के राज को खत्म करना चाहते हो। आपको संविधान, मैं बराबर इतिहास की बात करता हूं और मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि इतिहास को बदलने पर बात होनी चाहिए, और ये बात पुरजोरी से होनी चाहिए। मैं 3 साल 4 साल से कह रहा हूं कि आज आप औरंगजेब की बात कर रहे हो, आज आप टीपू सुल्तान की बात कर रहे हो, आज आप हैदर अली को बात कर रहे हो। ये बात होने वाली नहीं है, ये बात करनी ही नहीं है इस देश की हुकूमत को। मैं तब से कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि उनका निशाना अम्बेडकर, उनका निशाना अम्बेडकर थे। वो राहुल गांधी के बहाने पहले नेहरू को डिफेम करते हैं। नेहरू को डिफेम इसलिए करते हैं ताकि आप गांधी तक पहुंच सकें। गांधी को डिफेम करने के बाद आप इंदिरा गांधी से होते हुए राजीव गांधी तक आते हैं, और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव कोर्स अम्बेडकर के नाम पर खत्म कर दिया गया। अब वो अपने सही इरादे पर पहुंचे हैं, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अगर आपको लगता है कि यह इतिहास को बदलने की बात किसी गांधी पर रुकेगी, अगर इतिहास को बदलने की बात किसी नेहरू पर रुकेगी, किसी राजीव पर रुकेगी, किसी इंदिरा, किसी राहुल पर रुकेगी, ये उनका काम ही नहीं है, ये उनका मकसद ही नहीं था। वो इस देश से केवल 3 चीजों को खत्म करना चाहते हैं। वो इस देश से खत्म करना चाहते हैं बाबा साहब को, वो इस देश से खत्म करना चाहते हैं संविधान को, और वो इस देश से खत्म करना चाहते हैं बुद्ध को। इन 3 चीजों को खत्म करने के बाद इस देश को आरएसएस की जरूरत नहीं रह जाएगी, ये पूरा देश आरएसएस में तब्दील हो जाएगा। वो इतने महीन एजेंडे पर चल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की अनिल जी ने, क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? वो इसी साफ एजेंडे पर चल रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर चल रहे हैं। वो चल रहे हैं कि हमारे लिए हमारी तरह की भाषा, हमारी तरह की बोली, हमारी तरह की बात करनी होगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप मारे जाएंगे। वो तमाम लोग जो इसके खिलाफ जा रहे हैं, वो तमाम लोग जो विरोध में बात कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो आम लोगों की बात कर रहे हैं, गरीब गुरबों की बात कर रहे हैं, मैं मोटी तक बात कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो करना चाहते हैं वो केवल वही नहीं करना चाहते हैं जो नजर आ रहा है, वो करना चाहते हैं जो अभी हमारी नजरों से दूर है। आप बताइए कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी वैचारिकी का अवमूल्यन हुआ है तो वो ओबीसी वैचारिकी का हुआ है कि नहीं? बहुजन जो है वो अपने आप में एक ऐसा टर्म है जिसमें हमारे अपने सारे पाप, सारे अपराध छुप जाते हैं। हम आराम से मंदिरों में जाते हैं,
हम आराम से घंटा हिलाते हैं, हम आराम से हवन भभूत आरती करते हैं, आराम से जाकर संघ के लोगों को वोट करते हैं और फिर आकर बाबा साहब करते हैं। बाबा साहब हमारे लिए कैलेंडर में टंगी हुई चीज। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अभी गया था 10 दिन पहले पुणे, और पुणे में गया तो मुझे रोना आया, और रोना इस बात का आया कि जिन हम ज्योतिराव फुले की बात करने आए हैं, ये है उनका स्कूल। पहले आप में से बहुत सारे लोगों को दिखेगा नहीं। जब मैं गया तो बहुत ढूंढने पर हम वहां पहुंचे, और जब हम पहुंचे तो कि यहाँ भाई पहला स्कूल कौन था का जहां खोला था सावित्रीबाई फुले, वहां कोई बताने वाला नहीं था, एक भी आदमी नहीं। कमाल की बात है कि ठीक सावित्रीबाई फुले के स्कूल के सामने, ठीक सामने, और जो सड़क है वो इस कमरे से कम चौड़ी, ठीक सामने दगड़ू सेठ हलवाई का मंदिर है, गणेश जी का, आपने नाम सुना होगा, बहुत नामी मंदिर। लाइन लगी हुई थी वहां उसके, और जो सावित्रीबाई फुले का स्कूल था वो ऊपर स्कूल है और नीचे कब्जा हो चुका है, नीचे कब्जा हो चुका है, और उसमें कुरियर की दुकान, उसमें छोले भटूरे की दुकान, उसमें साबुन शैम्पू की दुकान, उसमें प्रसाद की दुकान खुल गई है। और जिन लोगों ने सावित्रीबाई उस्मान शेख और फातिमा शेख के स्कूल को कब्जा करके दुकानें खोल डाली, वो लोग तक बताने को राजी नहीं है कि ऊपर जी यही स्कूल चलता था, आप जाकर देख लीजिए। वहां घुस नहीं सकते, आसपास के लोगों ने कहा कि ये गिर जाएगा। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हम दरअसल जालसाज लोग हैं, हम दरअसल कृतज्ञ लोग हैं, हम दरअसल अपने इतिहास से, अपने पुरखों से भागे हुए लोग हैं, हम अपने आप से नजरें चुराते हुए लोग हैं, हम बेईमान लोग हैं। हम सहेजना नहीं चाहते कि हमारे पीछे के लोगों ने हमारे लिए संघर्ष करके छोड़ा गया है। और ये बात इसलिए कहे जाने की जरूरत है, और बार बार कहे जाने की जरूरत है कि हमने जो पीछे की चीजों को सहेज लिया तो हमारे लिए आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा। कितने लोग हैं जो शहीद जगदेव के नाम पर बात करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बात करना चाहते हैं। हम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए कि हमको झिझक महसूस होती है। चलिए और आगे बढ़िए, इस बात की जांच होनी चाहिए, और बहुत तेजी से जांच होनी चाहिए कि लालू यादव को इतने समय तक जेल में डाला गया, इसका मकसद क्या था? क्या इसका मकसद ये था कि कोई भ्रष्टाचार का मामला था? क्या इसका मकसद ये था कि इसके पीछे सरकारों को बड़ी दिक्कत थी, कोई भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे थे? नहीं साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये इसलिए करना चाहते थे ताकि आप अपनी जमीन से कटे हुए लगे। आप सोचिए ना कि लालू यादव को जेल में डाल दिया गया, उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को खत्म कर दिया गया, हेमंत सोरेन के यहां छापा पड़ रहा है, मायावती की स्थिति आप देख रहे हो, आजम खान के साथ क्या हुआ आप देख रहे हो। कि किन लोगों को चुन चुनकर खत्म करना चाहते हैं? उन लोगों को जो वाकई पुरजोर आवाजें हो सकते थे, उन लोगों को जो कमजोर लोगों की तरफ से तन कर खड़े होने की सलाहियत रखते थे, हिम्मत रखते थे, समझ रखते थे। आज अगर इस देश में सबसे ज्यादा किसी तबके के पत्रकारों को, किसी तबके के नेताओं को, किसी तबके के एक्टिविस्ट को, किसी तबके के वकीलों को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है तो वो दलित, आदिवासी, पिछड़े और पसमानदा मुसलमान। इस बात को आगे ले जाने की जरूरत है, कहे जाने की जरूरत है। और मैं तो तब भी कहता हूं कि मेरे भीतर एक संतोष रहेगा, मेरे जैसे लोगों के भीतर एक संतोष रहेगा, क्योंकि हम बहुत सारी जोखिम लेकर, बहुत सारे खतरे लेकर, बहुत सारी चीजों को समझने के बावजूद हम कम से कम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खतरे को अगर नहीं समझोगे तो खत्म हो जाओगे। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप दूर तक नजर नहीं डालोगे तो आपके पैरों तले की जमीन खींच ली जाएगी। लेकिन क्या लोग समझने को तैयार हैं? और अगर समझने को तैयार है तो जिस संस्थान की बात कर रहे थे अनिल जी, मैं उसको थोड़ा और साफ कर देना चाहता हूं कि इस देश में अगर संस्थानों को खड़ा किया जाता तो वाकई हमारी इतनी बुरी हालत नहीं है। और संस्थान, केवल सरकारी संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पिछली दफा भी ये बात की थी कि मीडिया को अगर बचाओगे नहीं, अगर मीडिया को बनाओगे नहीं, तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप मीडिया आपकी कोई बात करेगा। आज हम क्यों रो रहे हैं?
कि जी टीवी हमारी बात नहीं करता। आज हम क्यों रो रहे हैं कि आज तक हमारी बात नहीं करता। हम क्यों रो रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस हमारी बात नहीं करता। जब हमने कुछ बनाया नहीं है तो हिसाब हम किन लोगों से ले रहे हैं? या तो हम बहुत मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, और नहीं तो हम बड़े मूर्ख किस्म के लोग हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है कि ये दुनिया चलती कैसे है। इस देश के मीडिया संस्थानों में जब तक इस देश के दबे कुचले लोगों की, और मैं तो यहाँ बहुजन भी खत्म कर देता हूँ, सवर्णों की भी बात कर देता हूँ कि दबे कुछ, क्या नौकरी आएगी, सरकारी नौकरी बचेगी तो केवल बहुजनों को नौकरी मिलेगी? क्या ब्राह्मणों को नौकरी नहीं मिलेगी? राजपूतों को नौकरी नहीं मिलेगी? कायस्थों को नौकरी नहीं मिलेगी? क्या पढ़ाई सस्ती होगी तो क्या केवल बहुजन पढ़ेंगे? क्या दवाई सस्ती होगी तो क्या केवल बहुजनों का इलाज होगा, केवल पसमानदा का इलाज होगा? नहीं साहब, ये लड़ाई बड़ी है। और मैं इसलिए अम्बेडकरी आंदोलन की बात करता हूं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सबको साथ लेने की। इस अंतर को समझने की जरूरत है कि कुछ लोग हमारे बीच आकर एक दूसरे के प्रति वैमनस्य फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो घृणा फैलाते हैं। हमारा रास्ता घृणा नहीं है भाई साहब, हमारा रास्ता मोहब्बत है, हमारा रास्ता भाईचारा है, हमारा रास्ता प्रेम है, हमारा रास्ता लोकतंत्र और संविधान है। हम उसी रास्ते पर आगे बढ़कर, एक दूसरे से जुड़कर, एक दूसरे को साथ लेकर, एक दूसरे में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस देश में नहीं, इस दुनिया में इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। इस देश को मोहब्बत, प्रेम और भाईचारे के रास्ते पर ले जाने। जब तक हम नहीं सोचेंगे, जब तक हम नहीं सोचेंगे, आप बताओ, इस देश का एक हिस्सा मणिपुर, आग लगी हुई है वहां, आग, 5000 से ज्यादा हथियार लूट लिए गए। ये लूटने वाले लोग कौन हैं? और वहां के फोर्सेस के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है, वहां सेंट्रल फोर्सेस के बीच में और मणिपुर पुलिस के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई। क्या हमको कोई फर्क पड़ता है? वो आदिवासी लोग हैं, वो इस देश का अल्पसंख्यक है। हमने कभी सुध ली कि वो उनके साथ हो क्या रहा है? वहां दूध 500-500 लीटर एक 8 साल के बच्चे को उसकी मां और नानी के साथ ले जाते हुए मार डाला गया एम्बुलेंस में। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई सवाल नहीं पूछते। और इस देश का प्रधानमंत्री चैन से अपने राजमहल में सोता है, हम कोई सवाल नहीं पूछते। हम सवाल पूछने वाले हैं, हम बात करने वाले लोग हैं। इस देश की हुकूमत को आप मुझे बताइए किससे डर लगता है? इस देश की हुकूमत को किसी चोर उचक्के से डर नहीं लगता, किसी बेईमान से नहीं डर लगता, किसी भ्रष्टाचारी से डर नहीं लगता, किसी बलात्कारी से डर नहीं लगता, किसानों को कुचलने वाले लोगों से डर नहीं लगता। इस देश की हुकूमत को, इस देश पर राज करने वाले लोगों को अगर डर लगता है तो डर लगता है सोचने वाले लोगों से, पढ़ने वाले लोगों से, लिखने वाले लोगों से, विचार करने वाले लोगों से, बात करने वाले लोगों से, एक दूसरे के साथ चलने वाले लोगों से इस देश की हुकूमत को डर लगता है। और इसलिए इस देश में पढ़ाने वालों को जेलों में डाला जा रहा है, इस देश में पढ़ने वालों को जेलों में डाला जा रहा है, इस देश में सवाल पूछने वाले पत्रकारों को जेलों में डाला जा रहा है, इस देश के डॉक्टरों, इंजीनियरों, उन लोगों को जेलों में डाला जा रहा है जो सत्ता से बराबरी की उम्मीद करते हैं। क्या हम बराबरी की उम्मीद छोड़ दें? क्या हम ये बात करना छोड़ दें? क्या हम सपना देखना छोड़ दें? या हम ये फिर आगे बढ़ने के रास्ते तलाशें और हम सोचें कि फिर आगे का रास्ता क्या? मैं मानता हूं ये दौर मुश्किल भरा है, मैं मानता हूं कि यह दौर कठिनाई भरा है, इस रास्ते में कांटे हैं, ये कांटे चुभते हैं और इसमें जान का जोखिम है, लेकिन फिर भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़नी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में हम कोई नया हिंदुस्तान देखेंगे, कोई नया भारत देखेंगे, इसलिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी कि ये बराबरी हम ही देख लेंगे, इसलिए ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी कि एक अच्छा माहौल हम ही देख लेंगे, इसलिए ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी कि हमारी बेटियां जब घरों से निकले तो शाम को हमारी नजरें झुकी हुई नहीं हो। हम लड़ाई लड़ेंगे इसलिए कि हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें बदला हुआ हिंदुस्तान। ये रास्ता लंबा होने वाला है, ये पुश्तों तक चल सकता है। 1848 में खोला गया स्कूल, आज हमको उसकी अहमियत समझ आई है तो 175 साल के बाद आज हम बात कर रहे हैं कि उसकी अहमियत क्या है। आज हम ये कहने के लायक हुए हैं कि अगर वो स्कूल नहीं खुला होता तो हमारी बेटियों की आंखों में पढ़ने का सपना नहीं होता। आज हम ये कहने के लिए लायक हुए हैं कि अगर इस देश को संविधान नहीं मिला होता तो हम यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते, इस देश की हुकूमतों से सवाल जवाब नहीं कर रहे। तो हम सवाल पूछने के लायक बचे रहे, हम इसके लायक बचे रहे कि हम आने वाले दिनों में
क्या करेंगे, हम कैसे चलेंगे, हमारा रास्ता क्या होगा। इसके लिए हमको संवेदनशील होने की जरूरत है। हमको समझने की जरूरत है कि हम क्या चाहते हैं। क्या वाकई हम वही चाहते हैं जो हमें बताया जा रहा है। एक बात देखिए तय है कि इस देश के मीडिया घराने आपको कुछ दिनों में समझा देंगे कि आप देशद्रोही लोग हैं। वो बता देंगे आपको बता देंगे कि ये रास्ता ठीक नहीं है। आप जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हो, आप जो सस्ती पढ़ाई की बात कर रहे हो, आप जो सस्ती दवा की मांग कर, ये सारी चीजें देश के खिलाफ है। अरे भाई, अगर ये सारी चीजें देश के खिलाफ है तो सवाल है कि फिर ये देश किसका है। सवाल है कि ये देश किसका है। तो ये देश मिट्टी खोदने वालों का, ये देश जूठे बर्तन धोने वालों का, ये देश फोकट में हजामत करने वालों का, ये देश मालिशियों का, बेगारों का, ड्राइवरों का, दरबानों का, ये देश उन लोगों ने बनाया है। वो लोग तय करेंगे ये देश कैसे चलेगा, इस देश की जरूरतें क्या है, और उस हिसाब से इस देश की हुकूमतों को चलना होगा, और नहीं तो इस देश की हुकूमतें उखाड़ कर फेंक दी जाए। हम सब लोग एक तरह के लोग हैं। हमारी जुबानें अलग अलग हो सकती हैं, हमारी भाषा अलग अलग हो सकती है, हमारा तलफ़्फ़ुज़ अलग अलग हो सकता है, हमारे सोचने समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम जो चाहते हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो आश्वस्तियां हैं, वो सब एक तरह की। इस देश में एक आदमी दूसरे आदमी पर से अत्याचार का शिकार नहीं होना चाहता, तो एक आदमी दूसरे पर अत्याचार करना भी नहीं चाहता। इसका मतलब यह है कि हमको अत्याचार करना सिखाया जा रहा है, हमको मारना सिखाया जा रहा है, हमारे हाथों में लाठियां थमाई जा रही हैं। और वो लोग कौन है जिनके हाथों में लाठियां थमाई जा रही हैं? इस देश के सारे बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं। ये जो लफाज, ये जो गंदे, ये जो गुंडे एंकर टेलीविजन चैनलों पर बैठकर चीखते हैं, उनमें से ज्यादातर के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इस देश के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, और 12वीं पास करने के बाद सीधे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी का रास्ता लेते हैं। वो लोग बताते हैं कि इस देश को लाठियों से चलाया जाए, लोगों को पीटा जाए, मुसलमानों को खदेड़ा जाए। वो लोग बताते हैं कि इस देश को, ये अनुराग ठाकुर जो नारे लगाते हैं कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, जरा उनकी सीवी उठाकर देखिए वो कहां से पढ़ के आए। उनको बाई ट्रेनिंग बनाया गया है नफरत करने के लिए। वो हमारी नसों में नफरत इसलिए नहीं घोलना चाहते हैं कि वो बुनियादी तौर पर ऐसे थे। उनको पता है कि इस देश को बिना नफरत सिखाए हुए हम अपनी हुकूमत को कायम नहीं रख सकते। कोई शिक्षा किसके लिए? सवाल यह है कि शिक्षा किसके लिए? हम शिक्षित क्यों होना चाहते हैं? हम शिक्षित किसके लिए होना चाहते हैं? हमारा बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? तो मेरा जवाब बड़ा साफ होता है कि हम बराबरी, न्याय, भाईचारे और बंधुत्व के लिए पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब भी नहीं है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और अगर हमारी पढ़ाई लिखाई हमको बराबरी, न्याय, भाईचारा, बंधुत्व नहीं सिखाती है, तो उस पढ़ाई में, उस डिग्री में आग लगा देनी चाहिए। हमको जहरीला बनना सिखाया जाए, और हम इस नियति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम अपने भाइयों को गोली मारने के लिए, गाय के नाम पर मारने के लिए, कपड़े के नाम पर मारने के लिए, भाषा के नाम पर मारने के लिए, या ये कहने के लिए कि हम तो कपड़ों से किसी की पहचान कर लेते हैं। नहीं साहब, हम भी आपकी भाषा से आपकी पहचान कर लेते हैं, और हमको पता है कि हमको आपके साथ क्या करना है। इस देश में अब कोई दो रास्ता नहीं बचा है मेरे दोस्त। इस देश में अब कोई दो रास्ता नहीं बचा है। जब सवाल आए, जब समय आए, तो फैसला करना कि आप इधर हो या उधर हो, क्योंकि यही फैसला करेगा कि आपका मुस्तकबिल किधर होगा। 1 साल का वक्त है, आप अभी से तैयारी करो, अपने आसपास के लोगों को जोड़ो, क्योंकि ये कोई 3 रास्ते का सवाल नहीं रह गया है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इधर नहीं थे, इधर नहीं थे, उधर नहीं थे, हम तो पीछे की तरफ से निकल रहे थे। सिर्फ 2 रास्ते इस मुल्क में बचे हैं कि या तो आप नफरत के साथ हो, और नहीं तो नफरत के खिलाफ हो। अगर आप तीसरे रास्ते की खोज में हैं, तो आप अपने आप को ठग रहे हैं। आपका भविष्य खतरे में है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपके पिता का भविष्य खतरे में है, आपकी अपनी जिंदगी खतरे में है। और हम ये होने नहीं देंगे। हम ये मान कर चल रहे हैं, हम ये ठान कर चल रहे हैं कि जब भी ऐसा मौका आएगा, हम सब लोग क्या कर रहे हैं। ये शंभू अभी आए थे, शंभू चले गए। हम सब लोग बहुत मामूली संसाधनों में काम कर रहे हैं।
हम कुछ कुछ रचने की कोशिश कर रहे हैं, हम घर फूंक कर तमाशा देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आराम की जिंदगी हमने देखी नहीं या आराम की जिंदगी हमको मिल नहीं सकती थी। हमने ये रास्ता चुना है, और ये रास्ता इसलिए नहीं चुना है कि इससे हमको कोई बड़ा लाभ लेना था। हमने ये रास्ता इसलिए चुना है कि हमको पता है समाज ने जो हमको दिया है, हम उसको समाज को वापस करेंगे सूद से। हम आज इसलिए यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं कि हमें आपने ऐसा बनाया है। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं कि हमारे पूरे मेरी रचना में, यहाँ इस तरफ बैठे हुए लोगों की रचना में हमारे केवल माता पिता का योगदान नहीं है, हमारे केवल परिवार का योगदान नहीं है, हमें समाज ने बनाया है, हमें आप सब लोगों ने बनाया है। इस देश की हवा, पानी, मिट्टी, खुशबू, पहाड़, पर्वत, नदियों ने बनाया है। हम इन सब चीजों के कर्जदार हैं। हम ये कर्जा उतारना चाहते हैं। हम साफ साफ बात करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इस देश को जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है, अगर उस रास्ते पर जाने से अभी और इसी वक्त नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि साल भर बाद जो मौका आने वाला है उसके बाद फिर कोई रास्ता बचता नहीं। हमारी तरह के लोगों का तो पता नहीं क्या होगा, हम सोच सोच कर डरे हुए, लेकिन ये लड़ाई है तो लड़नी तो पड़ेगी। हम भाग नहीं सकते। मैंने शुरू में कहा था कि हम भाग नहीं सकते, और इसलिए नहीं भाग सकते कि हम भागना चाहते और भाग नहीं पा रहे हैं। हम इसलिए नहीं भाग सकते क्योंकि हम भागना ही नहीं चाहते। हम यहीं मारे जाएंगे, हम यहीं सवाल करेंगे, हम यहीं रहेंगे। हमको नहीं जाना अमेरिका में जाकर, हमको नहीं जाना इंग्लैंड में जाकर अपनी बात रखने के लिए। हमको यहीं रहकर अपने लोगों के साथ उसके सुख दुख में शरीक होकर बात करनी है, और ये बात करनी बड़ी जरूरी है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिन चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं वो बड़ी जरूरी चीज है, और अगर हमने नहीं समझा कि हम में से हर एक की अहमियत क्या है, हमारे अस्तित्व की अहमियत क्या है, हमारे उसूलों की अहमियत क्या है, हमारे सिद्धांतों की, इस देश में नेताओं की कमी नहीं है मेरे दोस्त। इस देश में राजनीतिक दलों की जरूरत की कमी नहीं है मेरे दोस्त। इस देश में पैसों की कमी नहीं है मेरे दोस्त। अगर इस देश में कमी है किसी चीज की तो वैचारिकता की कमी है। इस देश में वैचारिक लोगों की कमी है, सोचने समझने बोलने वालों की कमी है, और उससे भी ज्यादा कमी है उस पर टिके रहने वाले लोगों की। तो आपसे ये बात कह के जा रहा हूं कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं, ये लड़ाई अकेले न हमारी है, ये लड़ाई अकेले न अनिल चमड़िया की है, न अनिल यादव की है, न वीरेंद्र जी की है, हम में से किसी की ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सामूहिक लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश के नौजवानों से, इस देश की बेटियों की आंखों में सपनों को बचाने की लड़ाई है। ये देश उस फकीरी को बचाने की लड़ाई है जिस पर आगे बढ़ते हुए हम में से हर एक का चेहरा मुस्कुराता है। तो मैं देख रहा हूं कि आप में से हर एक की आंखों में वही उम्मीद है जो मेरी आंखों में है। मैं देख रहा हूं कि आप में से हर एक की आंखों में वही चमक है जो मेरी आंखों में है। हम सब सपना देखने वाले लोग हैं, हम सब उन सपनों की ताबीर चाहते हैं, हम सब उन सपनों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और हम सब जिद करके बैठे हैं कि जब तक उस सपने की मंजिल पर पहुंच नहीं जाते तब तक हम उस सपने को देखना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम लड़ाई को लड़ना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम भिड़ना नहीं छोड़ेंगे, और सबसे ज्यादा तब तक हम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। हम तब तक पढ़ेंगे जब तक इस मुल्क को, इस दुनिया को, इंसानियत को, मानवता को, भाईचारे को, न्याय और बंधुत्व की अवधारणा को किसी भी लड़ाई की जरूरत है, किसी भी पढ़ाई की जरूरत है। हम सब खुले दिमाग के लोग हैं, हम विचारों को अपनाने वाले लोग हैं। हम समझते हैं कि जब वक्त बदलता है तो हमें अपने आप को मानना पड़ता है, हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, हमें नई चीजों को सीखना पड़ता है। हमारे हाथ में पहले मोबाइल नहीं था, हमारे पास पहले लैंडलाइन जैसी चीजें नहीं थी, लेकिन हमने सीखा है। हम नहीं जानते थे कि चीजें इतनी बदलेंगी, लेकिन हम जब नई टेक्नोलॉजी को लेकर इतने ज्यादा आग्रही नहीं है, हम उनको सीखने को राजी हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो नए समय में लड़ाई की नई नई तस्वीरें निकलेंगी, नई नई सूरतें निकलेंगी, लड़ाई के औजार बदलेंगे, लड़ाई के रास्ते बदलेंगे, लड़ाई की ताबीर बदलेगी। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि उस ताबीर और तस्वीर के बीच मेल होना चाहिए। हमको समझ में आना चाहिए कि हम लड़ाई किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं। इसलिए सारी लड़ाइयों का रास्ता एक तरफ जाता है,
सारी उम्मीदों का रास्ता एक तरफ जाता है, सारी सोच और समझदारी का रास्ता एक तरफ जाता है, और वो है समानता का रास्ता, वो है संविधान का रास्ता, वो है लोकतंत्र का रास्ता, वो है भाईचारे का रास्ता। हम इस देश के संविधान से, इस देश के लोकतंत्र से, इस देश के भाईचारे से, न्याय और बंधुत्व की अवधारणा से एक रत्ती भी समझौता करने को राजी नहीं है। हम कोई समझौता करने वाले नहीं है। अगर इस देश में ताकतवर से ताकतवर आदमी को, इस देश की ताकतवर से ताकतवर संस्था को, इस देश की ताकतवर से ताकतवर पार्टी को यह लगता है कि वो इस देश में संविधान को बदलकर इस देश में रह जाएंगे, तो आप लिख लीजिए यहां से कि आपको इस देश के इतिहास से जाना होगा। आपको इस देश के इतिहास से जाना होगा, आपको इस देश के इतिहास से मिटाया जाएगा, और इसलिए मिटाया जाएगा क्योंकि आपने न्याय, भाईचारे और बंधुत्व की अवधारणा से समझौता किया था। आपकी आंखों में बेईमानी थी। अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि तू सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रहता। आपने बुलाया, सुना, और उससे ज्यादा आपने जो मान दिया, जो प्यार दिया, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दो चीजें चलते हुए मैं जोड़ देना चाहता हूं। एक तो ये कि बहुत शुभकामनाएं, और उससे पहले एक बार फिर से कैनरा बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन को कि आपने इस आयोजन को लगातार बरकरार रखा है। एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगली दफा जब यह आयोजन करें तो इस तरफ महिलाओं की तादाद ज्यादा हो, ज्यादा न भी हो तो पुरुषों से कम नहीं हो। ये महसूस हो कि हम ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हैं। दूसरी उम्मीद मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप जब यहाँ आए या इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो अपने घरों की महिलाओं को, बच्चों को ले जाइए। अगर आप नहीं ले जाएंगे चीजें नहीं बदलेंगी, उनको ले ही जाना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि औरतें क्या करेंगी जाकर, आप ले तो आइए। हमसे और आपसे वो उनका असर ज्यादा है, बदलाव में उनकी भूमिका ज्यादा है। उनको ले आइए, उनको बैठाइए, उनको बहस के लिए तैयार कीजिए। और एक चीज जिसको मैं टोक देना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे वो बात खटकी है तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम संवेदनशील लोग हैं। हम शब्दों को चुनने में बहुत सचेत रहना चाहिए। अभी एक बातचीत के दरमियान एक शब्द आया था, विधवा विलाप। वो शब्द नहीं आना चाहिए था, कि बेसिकली एक महिला विरोधी शब्द है। हमारी मैं 1-2 मिनट और लूंगा केवल, कि हमारी पूरी परवरिश जो है ना, आप मानिए मत मानिए, हम सारे मर्द, मैं सारे मर्दों की इधर उधर सब मिलाकर बोल देता हूं, हम सारे मर्द बुनियादी तौर पर महिलाओं के विरोधी। मर्द हो ही नहीं सकता। हम ट्रेंड हो रहे हैं, हम अपने आप को ढाल रहे हैं स्त्रियों को बराबर समझने के लिए। हम स्वाभाविक तौर पर स्त्रियों को बराबर नहीं समझते। तो हमारे जितने व्रत, त्योहार, परंपराएं, संस्कृति के नाम पर हमको जो भी थोपा गया है, वो सारी चीजें महिला विरोधी है। इस देश में मतलब एक से एक डिफरेंटली एबल्ड लोग भी, लड़के भी अपनी इंजीनियर बहनों को राखी बांधते और वो वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हास्यास्पद चीज है। तो हम जब तक कि अपने समय की चीजों को, अपने समय की संस्कृतियों को, सभ्यताओं को चुनौती नहीं देंगे, उससे सवाल नहीं करेंगे, तब तक नई चीजें नहीं बनेंगी। तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हम महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, औरतों को लेकर बहुत ज्यादा सचेत रहें, हम समझें और इस बात को दिल से महसूस करें। जब तक इस देश में औरतें हमारे बराबर नहीं आएंगी और बराबर नहीं, वो हमसे आगे नहीं निकलेंगी और हम उनको आगे निकलते हुए देखकर खुश नहीं होंगे, तब तक ये देश बदलने वाला नहीं है। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।